Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome to you once again. And this time we are going to finish our chapter number 1, that is two big states. But before that, I would like to share something with you. Okay, so आज का कुछ thought देखते हैं. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. And these golden lines are given by the Albert Einstein. So friends, यहाँ पे लाइन्स का मतलब क्या है? हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को साइकिल चलाना आता ही है, लगभग सबको ही आता है. एंड गिना चुना ही होगा जिसको नहीं आती होगी. बट साइकिल चलाना इट्स एन आर्ट, एंड इसमें हमको बैलेंस बनाना पड़ता है. इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, बट आफ्टर सम प्रैक्टिस हम लोग अपना बैलेंस मेंटेन करना सीख जाते हैं. एंड एक बार बैलेंस मेंटेन करना सीख गए तो साइकिल हमेशा आगे ही बढ़ती रहती है. सेम वे हमारी लाइफ में भी हमको बैलेंसेस करने पड़ते हैं. ओके एंड अगर हम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करेंगे तो लाइफ भी आगे ही बढ़ती रहती है. सो कीप योर बैलेंस. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, चाय में अगर हमने शुगर अगर ज़्यादा डाल दिया तो मीठी हो जाएगी, बैलेंस बिगड़ा ना. कम डालेंगे तो फीकी हो जाएगी, बैलेंस ख़राब हो रहा है. ओके, सेम थिंग हैपन विद द सॉल्ट. अगर खाने में नमक, वो कहते हैं ना नमक स्वाद अनुसार, सो कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को कम पसंद है. ज़्यादा पड़ गया तो टेस्ट गया, कम पड़ेगा तो भी टेस्ट नहीं आएगा. सो रिमेंबर, ऑलवेज हैव बैलेंस इन योर लाइफ. ओके, so life of the people. So life of the people means we are going to discuss about how the people are living at the time of the king हर्षवर्धन. ओके, हर्षवर्धन के टाइम पे किंग कैसे रहते थे. So let's get started. Information about the reign of the king Harsh is available from the writing of the Chinese traveler Hyun Seng. ओके, सो ये ह्यून सेंग कौन है? ये एक नया कैरेक्टर है. वेल बेसिकली चाइना से एक ट्रैवलर इंडिया में आया था, उनका नाम था ह्यून सेंग. उन्होंने किंग से परमिशन ली. उन्होंने कहा कि मुझे आपकी ये संस्कृत लैंग्वेज, ये सब भाषाएं सीखनी है. आपका किंगडम कैसे चलाते हो, मुझे उस पर एक किताब लिखनी है जो मैं अपने चाइनीज़ राजाओं को दिखाऊंगा, तो उन लोगों को भी थोड़ा आइडिया मिले, मोटिवेशन मिले. सो इस तरह से तो किंग ने उनको परमिशन दे दी. अब किंग हर्षवर्धन की जितनी भी उन्होंने जो पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, बाद में वो चाइना में भी ले गए थे. एंड उसी से हमको ये चैप्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ओके, ऐसा नहीं हर्षवर्धन के ऊपर बुक लिखी गई हैं, पर वो सारी बुक्स कुछ मुस्लिम रूलर्स ने आके पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी थी. ओके, सो वहाँ पे तो कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं, पर हमने एक बैकअप भेजा था चाइना में जो हमको मिल गया. एंड अभी हम लोग ये लेसन एंजॉय कर पा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. Towns and villages of that time were fortified. Fortified यानी किलेबंदी होती थी, चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें they used to put. That is called fortified. Had a huge gateway at their entrance. So movies में आपने लोगों ने देखा होगा. Society has divided into 4 groups. Okay, so 4 varnas are there: Brahman, Kshatriya, Shudra और वैश्य. Okay, while the parda system and the intercaste marriages were not prevalent at that time. So ये सिस्टम उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी. The system of the sati and the child marriages and the polygamy had started by then. So वहाँ से मतलब ये परंपराएं शुरू हुई थी. सती मीन्स क्या होता है? अगर इफ़ हस्बैंड डाइड देन फीमेल जो होती हैं, जो विडो हो जाती हैं, वो उनकी चिता पे जाके बैठ जाएंगी और जिंदा जल जाती थी. चाइल्ड मैरिजेस होते थे उस टाइम पे. उसके बाद चाइल्ड मैरिजेस यानी बचपन में बच्चों की शादी कर दो ताकि आगे जाके फ्यूचर में वो कोई रॉन्ग स्टेप ना ले. एंड इसके अलावा पॉलीगमी मीन्स व्हाट? से फॉर एग्जांपल एक मेल और फीमेल की शादी होती है एंड उनको मान लो 4-5 साल तक उन्होंने वेट किया, बट उनको कोई बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है. सो वो लोग क्या करेंगे, वो एक और शादी कर लेंगे. ओके, तो ताकि दूसरी फीमेल से उनको बच्चा मिल जाए. सो पॉलीगमी मीन्स मोर देन वन वाइफ. ओके, इन टुडेज वर्ल्ड नॉट पॉसिबल. The local diet consisted of the milk and milk product, rice, wheat, fruits and vegetables. So basically ये लोग कंज्यूम करते थे मिल्क प्रोडक्ट्स एंड राइस एंड व्हीट. मीन्स दे आर बेसिकली फोकस ऑन द वेजिटेरियन फूड आइटम्स. दे वॉन्ट clean, simple white clothes. So white clothes were at that time were more in demand. Men wore dhotis and women wore saris. So these are the things that they're supposed to wear at that time.
देयर ऑर्नामेंट्स रिंग, बैंगल, ब्रेसलेट, नेकलेस आर मेड अप ऑफ फ्लावर. ओके, सो ये फ्लावर्स के सब ज्वेलरीज पहनते थे. चेयर्स एंड गेम्स ऑफ डाइस वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. सो एंटरटेनिंग के लिए वो लोग चेयर्स गेम खेलते थे जो बहुत ही माइंड को साफ करती है. एंड दे आर यूजिंग द डाइस ऑल्सो, जो महाभारत में हमने देखा था. एक्रोबैट्स एंड कॉन्जरर वेंडर फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल. सो कॉन्जरर एंड एक्रोबैट्स कौन होते हैं? जो अपनी ट्रिक्स दिखाते हैं, जैसे कि मंकी का खेल हो गया एंड ऑल डेट. सो इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी. सो if you overlook this paragraph, then there are few things very clear. All these things are available from the writing of the Chinese traveler. At that time the whole kingdom was fortified. There was a main gate and people were divided into four varnas, and intercaste marriage, all such kind of sati system are exist at that time. Even polygamy also. uh, they used to eat simple food like milk product, wheat, rice and vegetables. Fruits also there. They are simply wearing the white clothes and all that. Females of course they wearing sari, and jewelry they are supposed to made by the flowers only. Chairs and the games, chairs and games of dice are very popular at that time. So this sort of thing information we are getting from it. Let's move ahead and farming and animal husbandry were the main occupation of the people. Land revenue was 1/6 of the production. Okay, so यहाँ पे उस टाइम पे जो बेसिकली जो लोग थे वो फार्मिंग एक्टिविटी ज़्यादा किया करते थे. एंड एनिमल हस्बेंड्री वे टॉप इन डिमांड. सो एनिमल्स को पालना, उनका मिल्क लेना, ये सब काम जो होता था. और जो लैंड रेवेन्यू था, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, जो दैट मीन जो राजा टैक्स लेते थे, वो 1/6 होता था. इसका मतलब क्या हुआ? वेल लेट मी इन्फॉर्म यू थ्रू एन एग्जाम्पल, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. सपोज एक फार्मर ने 6000 किलोग्राम वीट ग्रो किया, है ना. कितना ग्रो किया? 6000. अब इसका 1/6 है, यानी आप जो भी ग्रो करते हो उसको आपको 6 से डिवाइड कर देना है. ओके, तो आपने 6 से डिवाइड किया, तो 6000 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1000. ओके, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है. एनी हाउ, तो ये 1000 किलोग्राम जो उसका वीट है ना, ये उसको राजा को दे देने का. डैट मीन्स उसने अपना टैक्स पे कर दिया. ओके, सपोज आई एम अ फार्मर और मैं एनिमल्स भी पालता हूँ, काऊ बफेलो. एंड आज जस्ट अ मिनट, आज मेरी काऊ ने 60 लीटर दूध दिया. ओके, एंड मैं उसको डिवाइड बाई 6 करूँगा. डैट मीन्स मुझे 10 लीटर मिल्क मुझे राजा को दे देना है. डेट्स इट. जो भी आप करते हो कंट्रीब्यूशन, उसको आप डिवाइड बाई 6 कर दो, तो ये 1/6 रेवेन्यू उस टाइम पे हुआ करता था. ओके, इंटर एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट ऑन बट आउट बाय द वैश्य. वैश्य कम्युनिटी थी, वो यूजुअली ट्रेडिंग एक्टिविटी करती थी. अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भुरगू कच्छ पोर्ट वॉज बिल्ट बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स. सो ट्रेडिंग होती थी, इंटरनल भी होती थी, इंटरनेशनल भी होती थी. एंड कच्छ का वो लोग पोर्ट का यूज़ करते थे फॉर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन. लेट्स मूव अहेड. सो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन वेर यूज फॉर द कमर्शियल ट्रांजेक्शन. सो बेसिकली पेमेंट किससे होती थी? आजकल तो हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, इवन करेंसी भी चलती है. बट उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को वो लोग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते थे. ऑर्नामेंट, स्टेचूज, आइवरी एंड कर्व्ड वुड्स पीसीज एयर एक्सपोर्टेड. सो ये सब चीज़ें हम लोग बाहर के देशों में सेंड किया करते थे. ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग हर्ष, इंडिया हैड अ गुड बिजनेस रिलेशन विद द रोम. सो रोम किंगडम जो यूरोप में है, उसके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन थे. विच लेड टू द इनफ्लो ऑफ द गोल्ड इन इंडिया. सो दे वो इंडिया से बहुत सारा सामान परचेस करते थे, एंड ऑन एक्सचेंज वो हमको गोल्ड दिया करते थे. इसलिए गोल्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा है आज भी. पीपल फॉलोड हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म बट वे टॉलरेट टूवर्ड द अदर रिलीजन. सो उस टाइम पे जो मेन रिलीजन थे डेट इज़ द हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म. लेकिन वो दूसरे रिलीजन वालों को भी मतलब कभी परेशान नहीं करते थे. जैसे आज कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, दूसरे रिलीजन वालों को लोग परेशान करते हैं, ऐसा उस टाइम पे नहीं होता था. नाउ थिंक एंड राइट. सो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू. ओके,
जो हम जिस पे हमको देखना एक बार ज़रूरी है। वॉट वेर द इविल प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द किंग हर्षास टाइम। इविल तो क्या हो सकता है? जो ये सोशल स्ट्रक्चर है, चाइल्ड मैरिजेस में इवल ही बोलूँगा, क्योंकि एटलीस्ट बच्चे को खुद डिसाइड करने दो उसको किसके साथ शादी करनी है ना। एक तो बच्चों को ये पता नहीं चलता है कब सूसू निकल जाती है, एंड फिर आप उसकी बचपन में ही शादी कर दोगे, एंड इट इज़ नॉट गुड। आगे बढ़ते हैं। वॉट वेयर द इविल प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी टुडे। आज क्या क्या है? वेल आजकल तो अगर हम लोग देखें तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, ओके, एंड करप्शन ज़्यादा है, टेररिज्म का इशू है ना, और सबसे बड़ा तो कोरोना। आगे बढ़ते हैं। वॉट वेयर द वेरियस मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द प्रेजेंट टाइम। तो आजकल लोग हम एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन्स में गेम्स खेलते हैं, टीवीज़ में प्रोग्राम देखते हैं, आजकल तो वेब सीरीज़ का भी ज़माना आ रहा है, ओके। तो ये प्रेजेंट डे के एंटरटेनमेंट है। उस टाइम पे तो बस चेयर्स खेलो, दैट्स इट। वाई वेयर द पीपल ऑफ वाई वेयर विलेजेस एंड टाउन्स फोर्टिफाइड इन एंशिएंट टाइम। सो यूजुअली बहुत सारे लोग कभी अटैक कर दिया करते थे, सो अटैक से बचने के लिए वो बड़े बड़े किले बनाते थे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक चाइनीज ट्रैवलर की बात की थी, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड ह्यूनसेंग। एज यू कैन सी ऑन अ पिक्चर 1.5 ह्यूनसेंग, एंड यू कैन सी हिज राइट हैंड, उसके हाथ में कुछ पेन टाइप का स्ट्रक्चर है, एंड वो इंक पोर्ट में डुबा डुबा के लिख रहा है। लेट मी टेल यू, पहले हमारे जैसे अभी पेन यूज़ करते हैं ऐसे, वो पेन पहले नहीं होते थे, वो इंक में डुबाते थे और थोड़ी देर तक लिखते थे। आई थिंक कुछ हाफ लाइन जितना वो लिख पाते थे, फिर थोड़ा वो फीका फीका पड़ने लगता था। इट इज़ समथिंग लाइक डेट। आप अपने कलर्स की बोतल लाओ, उसमें थोड़ा अपने पीछे डुबाओ और थोड़ी देर के लिए लिखो, तो 2-3 वर्ड आप लिख सकते हो, फिर उसके बाद आपको फिर से उसको डुबाना ही पड़ेगा। तो समथिंग लाइक डेट पहले इस तरह से राइटिंग वर्क होता था। एंड यहाँ पे ऑन राइट साइड 1.6 रूट ऑफ ह्यूनसेंग इज गिवन। सो इस तो जो अगर आप स्टार्टिंग से एरो देखोगे ना, मुझे शेयर ही करना पड़ेगा। सी यहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है, ओके। वो गंधार जाता है, ओके। गंधार में जाके गंधार के बाद फिर वो तक्षशिला जाता है, तक्षशिला देन मथुरा, देन हरिद्वार, कन्नौज, ओके। सो इस तरह से वो घूम रहा है। पाटलिपुत्र, वैशाली, सॉरी पाटलिपुत्र ये है, ओके। देन गया, महानदी से होते हुए वो फिर साउथ इंडिया में कांचीपुर पहुंचता है, एंड देन वो अरेबियन सी वाला रूट पकड़ता है, गुजरात में कुछ दिन ठहरता है, ओके। एंड उज्जैन जाता है गुज्जर होते हुए, एंड पाकिस्तान का रूट पकड़ के वापस चला जाता है। सो ये उसका रूट था जो आया। आई थिंक वो कुछ 15 ईयर्स तक रहे थे, मे बी आई एम रॉन्ग, नॉट श्योर। सभी हम लोग ह्यूनसेंग के बारे में ही बात कर लेते हैं। ह्यूनसेंग 629 to 645, आई थिंक 16 ईयर्स को कैसे ज़िंदा रह सकता है, और उसमें वो इतना काम करके भी गए, गुड। सो कम जिए लेकिन ऐसा जिए कि आज जो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्ष रेन एंड स्टडीड बुद्धिज़्म एट नालंदा फॉर 5 years। सो नालंदा में उन्होंने 5 years स्पेंड किए, यहाँ से हमको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड वो किंग हर्षा के किंगडम में आए थे। एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे प्लेसेस इन इंडिया दैट ह्यूनसेंग विजिटेड, एंड आपको मैप में से जस्ट आपको चेक करनी है, ओके। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट एक्टिविटी। थिंग्स टू नो, ओके। सो अब कन्फर्म है, ह्यूनसेंग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years। आई एम नॉट श्योर बट नाउ आई एम कन्फर्म्ड, एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस। सो वो इंडिया में आए, उन्होंने अलग अलग जगह पे विजिट किया। ही हैज़, सो आई थिंक ये 629 से लेके 645 तक ये इंडिया में घूमे थे, ओके। ना कोई इंसान 16 उम्र तक कैसे जिंदा भी रहा और घूम के भी चला गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। सो वो 629 में आए थे, एंड 645 तक वो इंडिया में थे, 15 years लगभग। एंड ही हैड डिस्क्राइब्ड सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट टाइम। सो उन्होंने यहाँ के जो समाज था
यहाँ का जो पॉलिटिक्स होता था, यहाँ की जो रिलीजियस कंडीशन थी, उसके बारे में अपनी बुक्स में सब कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इन 645 CE ही रिटर्न टू चाइना वाया सेंट्रल एशिया। सो रूट में तो हमको समझ में आ ही रहा है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर से सेंट्रल एशिया से निकल गए थे। एंड ही रिटर्न टू चाइना वाया सेंट्रल एशिया एंड टुक विद हिम मेनी बुक्स। अपने साथ बहुत सारी बुक्स कैरी करके गए थे, पूरी लाइब्रेरी उठा के ले गए थे इन शॉर्ट। रेलिक्स एंड स्टैचूज, कुछ मूर्तियाँ भी ले गए थे। ड्यूरिंग हिज स्टे ही अटेंडेड द 6 बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन एट प्रयाग। सो उन्होंने बुद्ध जो हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयाग में जो अरेंजमेंट करते हैं उन्होंने वो भी अटेंड किया था। आई डोंट नो बट मैंने कहीं से ऐसा सुना है या मैंने कोई यूट्यूब वीडियो पे शायद देखा था कि जो ह्यून सेंग थे ना, वो बीच में एक ऐसी जगह पे फंस जाते जहाँ पे कुछ नहीं था, समथिंग लाइक लेह लद्दाख का एरिया, जहाँ पे कोई लेक भी नहीं है और बस सुनसान पहाड़ी पहाड़ है। तो वो इस टाइम ऐसी जगह पे तो ज़रा सर्वाइव कर ही नहीं सकते, तो 2-3 दिन तक इंसान भूखा रह सकता है। चलो वो पानी भी कैरी कर रहे होंगे तो 3-4 दिन का मान के चलते हैं कि वो कैरी कर सकते हैं, पर बाद में अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, और उनको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ऐसा सुनने में आया है कि जो रात को जो ओस पड़ती थी ना, तो पत्तों पे मतलब पानी की बूंदें होती हैं, उसको वो चाट चाट के जिंदा रहे थे। क्या करें, पानी पीने ज़िंदगी बचाने के लिए चाहे घास भी क्यों ना खानी पड़े, वो भी खानी ही पड़ेगी आपको। जो कि ऐसे ही एक सीरियल आता है डिस्कवरी पे, मैन वर्सेस वाइल्ड, जहाँ पे आपको बताते हैं कि अगर आप कोई ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। वेल, जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़े कर लेना चाहिए। ओके, अच्छा, ह्यून सेंग ने कुछ और चीज़ें मतलब मेंशन की थी। लेट मी गो थ्रू इट। ह्यून सेंग हैज़ नोटेड दैट देर आर 100 बुद्धिस्ट मठ्स इन हर्ष किंगडम। सो हर्ष के किंगडम में कितने बुद्धिस्ट मठ थे, मीन्स इट्स अ होली प्लेसेस जहाँ पे ये सब लोग रहते हैं। पीपल लिव्ड अ सिंपल, पीसियस एंड पीसफुल लाइफ बेस्ड ऑन द लिविंग बाय रूल्स एंड गुड मोरल कंडक्ट एंड जस्टिस। उस टाइम पे लोग बहुत सिंपल तरीके से रहते थे एंड उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी, अच्छे से सब रूल्स फॉलो कर रहे थे। झूठ बोलना ये सब तो मतलब चीज़ें होती ही नहीं थी। चीटिंग एंड ब्रीचिंग ऑफ प्रॉमिस इज कंसिडर्ड एज सिंफुल। यानी आपने किसी को वादा कर दिया तो आपको वो वादा निभाना ही पड़ेगा। ओके, तो लोग अच्छे नेचर के हुआ करते थे, आज भी हैं पर ढूंढने पड़ते हैं। एक्टिविटी, लिस्ट आउट द स्टेट्स ऑफ द साउथ इंडिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लेसेस विजिटेड बाय ह्यून सेंग। तो ह्यून सेंग कहाँ कहाँ पर घूमे थे। वेल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब तो स्टेट से तो घूमे थे। जैसे आपको उसके रूट पे ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी जगह डिस्ट्रिक्ट थे, कौन से पुराने टाइम पे किंगडम थे। आई थिंक आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है हर्षवर्धन, उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। बीच में एक छोटा सा कैरेक्टर ह्यून सेंग का आता है, डेट वी ऑल्सो गो थ्रू इट। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज पुलकेशी II. Okay, now we are going to start it, and Pulkesi II is the we are going to start, and he is the king basically ruling in the South India. So Vatapi. When King Harsh was ruling over his empire in North India, Pulkesi II was ruling in South India, and he had earlier defeated Harshvardhan. So North India हर्षवर्धन, साउथ इंडिया पुलकेशी II, एंड इनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें पुलकेशी II जीत जाते हैं एंड हर्षवर्धन हार जाते हैं। सो रूट टू द थ्रोन, सो कैसे राजा बनते हैं। द किंग ऑफ द चालुक्य, दैट मीन्स सोलंकी डायनेस्टी, एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया विच दे रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल वतापी, बदामी, कर्नाटका। सो चालुक्य डायनेस्टी थी जो आज के प्रेजेंट डे के कर्नाटक में बदामी नाम का किंगडम था एंड इनका कैपिटल था वतापी। तो वहाँ से ये लोग रूल कर रहे थे। पहले रूलर कौन था, पुलकेशी I. ओके, पुलकेशी I, अ ग्रेट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। सो पुलकेशी I ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, अश्वमेघ यज्ञ ये वो होता है कि आप सबसे बड़े पावरफुल राजा हो एंड आपका एक हॉर्स है जिसको अश्व बोलते हैं, इसलिए इसका नाम अश्वमेघ यज्ञ है। अब वो अश्व जहाँ से गुजरेगा, अगर वहाँ के राजा इसको
सुप्रीम राजा मानते हैं देन इट्स ओके, उसको जाने देंगे। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल मैं उसको राजा वाजा नहीं मानता हूँ, मैं सबसे सुप्रीम हूँ। अगर कोई किंग के अंदर ऐसा एटीट्यूड है तो वो उसके अश्व के यानी हॉर्स को अपने पास बांध लेगा। तो ये क्लियर मैसेज हो जाएगा कि हम आपकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे तो लड़ना है तो लड़ लो। सो इस तरह का होता था। हिज फ्लैग हैड मेड अ सिंबल ऑफ वहा अवतार। वहा अवतार भगवान विष्णु का एक अवतार है, तो अपने फ्लैग में वो शो करते थे। अब पुलकेशी वन के सन कौन है? हिज सन कीर्ति वर्मा। ओके, कीर्ति वर्मा ascended the throne after him. He was succeeded by his brother Mangalesh, who built a grand Vishnu temple at Vatapi. एंड इनके एक भाई थे जिन्होंने एक बहुत ही भव्य एक शानदार विष्णु टेम्पल बनवाया था। इनका नाम था मंगलेश। आफ्टर हिम द राइटर्स पुलकेशी टू बिकम द किंग एंड रूल्ड ओवर द एम्पायर फॉर अबाउट 30 years. सो इसके बाद पुलकेशी टू राजा बनते हैं एंड ये बहुत ही सक्सेसफुली 30 years तक नॉन स्टॉप रूल करते हैं। तो आई थिंक काफ़ी लंबा टाइम था और बहुत ही पावरफुल किंग हम इसे मानेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पुलकेशी टू 610 to 642, आई थिंक ये 32 years ही जिए थे। अगेन अभी थोड़ी देर पहले कहा था 30 years तक इन्होंने रूल किया। तो कोई बच्चा 2 साल का पैदा होते ही रूल करना कैसे स्टार्ट कर सकता है, आई डोंट नो, बट मे बी ये इनका टाइम रहा होगा 30 years का। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। पुलकेशी वॉज द वेलियंट किंग हु वन मैनी बैटल। तो इन्होंने नॉन स्टॉप बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और इन्होंने सारी लड़ाइयाँ जीती भी। इवन हमने अभी जस्ट देखा था हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। हिज फर्स्ट विक्ट्री वॉज ओवर लात, यानी पहले तो इन्होंने लात एरिया जीता जो हमारा साउथ गुजरात में आता है। फॉलोड बाई हिज विन ओवर गुज्जर नॉर्थ इंडिया। फिर इन्होंने गुज्जर कम्युनिटी के लोगों को हराया जो नॉर्मली नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रहे हैं। ही गेंड कंट्रोल ओवर द वेंगी रीजन डेट ले बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी एंड ऑल्सो एक्वायर्ड आंध्र प्रदेश। सो 2 नदियों के बीच का जो एरिया था डेट इज कॉल्ड वेंगी, कृष्णा एंड गोदावरी नदी के पास में, आप लोग मैप में देख लेना। इसके बीच में आता है वेंगी रीजन, जिसको हम लोग बहुत फर्टाइल ही मानेंगे क्योंकि रिवर्स के आसपास के एरिया हमेशा फर्टाइल होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही ईजी होता है। सो उन्होंने वो किया। ही ट्रांसफॉर्म द कैपिटल वतापी इनटू द सिटी ऑफ मैग्निफिसेंस एंड स्प्लेंडर। तो उन्होंने अपने किंगडम को बहुत ही भव्य और शानदार बना दिया था। द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू फॉट अ ग्रेट बैटल नियर रिवर नर्मदा इन विच दे फॉर्म डिफीटेड। सो इनकी हर्षवर्धन और पुलकेशी टू की लड़ाई कहाँ हुई थी? दे फॉट अ बैटल एट नर्मदा रिवर एंड वेयर पुलकेशी टू वन। This halted the Harsha's expansion toward the South India, and so the empire of the Kannauj could not extend beyond the Narmada. So आप लोग मैप में देखो तो पिंक वाला एरिया जो था वो नर्मदा रिवर से ऊपर ही होता था। सो उन्होंने जो एक्सपांशन था हर्ष किंगडम का वो उन्होंने रोक दिया एंड फिर उनमें एग्रीमेंट हो जाता है, फिर वो कभी फ्यूचर में नहीं लड़े। नाउ पुलकेशी टू वॉज नॉट ओनली द ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट। सो ऐसा नहीं इससे वो लड़ाई लड़ते रहते थे, इवन उनको आर्ट फॉर्म भी बहुत अच्छा लगता था। द केव ऑफ वतापी एंड धारापुरी वेर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन। सो वतापी एंड धारापुरी की जो गुफाएं हैं, जो केव्स हैं, वो उनके टाइम पे ही बनी थी। द फेमस केव्स मुरल्स, जस्ट अ मिनट, द फेमस केव्स ऑफ, आई थिंक मैं यहाँ पर हूँ अभी, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। मैं खुद कंफ्यूज हूँ तो आपको क्या कैसे बता पाऊँगा। हमें अभी यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, ओके, समवेयर ओवर हियर। द फेमस केव्स ऑफ द मुरल ऑफ अजंता वेर ऑल्सो पेंटेड एट एट टाइम। तो ये सब उस टाइप में हुआ था। इन हिज ट्रैवलर ह्यून सेंग विजिटेड कोर्ट ऑफ पुलकेशी टू एंड हैज़ गिवन द विविड अकाउंट ऑफ हिज ग्रेन्यूअर। सो पुलकेशी टू के टाइम पे जो हमारे ह्यून सेंग थे वो इनके किंगडम में भी आए थे एंड इन्होंने इनकी बहुत जम के तारीफ की है, स्पेशली इनके कैपिटल वतापी की। द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वेयर फॉलोअर्स ऑफ द हिंदुइज्म। सो बेसिकली ये सारे हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वेंट इनटू डिक्लाइन। तो बुद्ध रिलीजन थोड़ा कम हो रहा था, वाइल दिगंबर जैन सेक्ट गेन पॉपुलरिटी एंड जैनों की संख्या उस टाइम पे बढ़ रही थी।
पहले मुझे ये बंद कर देना चाहिए. नाउ आई कैन मूव. हाँ. So now we are on the conclusion of the chapter. Harshvardhan and Pulkeshitu were contemporary ruler. However, Harsh fought a few battles as compared to the Pulkeshitu, who continue waging war. अगर हम लोग हर्षवर्धन और पुलकेशिटु दोनों को कंपेयर करते हैं तो हर्षवर्धन ने कम लड़ाइयाँ लड़ी, फिर बाद में उसने लड़ाई लड़नी छोड़ दी, पर पुलकेशिटु है वो लगातार लड़ता ही रहा. ओके, तो ये दोनों में एक डिफरेंस बनता है. ही फाइनली मेट हिज एंड ऑन 642 in a conflict with the Pallav king at कांचीपुरम. सो कांचीपुरम की लड़ाई में फाइनली इनका दी एंड होता है. किसका? पुलकेशिटु का. किंग हर्षवर्धन डाइड 5 years आफ्टर हिम. उसके 5 साल बाद समवेयर इन 1647 हर्षवर्धन की भी डेथ हो जाती है एंड हमारी ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होती है. सो ये क्वेश्चन आंसर है जो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा. ओके, PDF मिल गया है आपको, लेकिन क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन बाकी है. सो वी विल बी मीट वेरी सुन. यू गाइस आर अमेजिंग. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हमेशा साइकिल की तरह लाइफ में भी बैलेंस रखना सीख जाओ. एंड बाय एवरीवन.